राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के अपने इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की 18 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। तो देखते हैं कि आज की शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका हम एग्जाम एनालिसिस करते हैं। और जिसने भी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन था कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। नवंबर 2024 तक भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर 2024 तक भारत के रक्षा मंत्री जो थे वो राजनाथ सिंह थे। कौन थे? राजनाथ सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का पुत्र और पोता कौन था। यानी पता नहीं पुत्र या पोता में से कोई पूछा गया था, तो पुत्र पूछा गया था या पोता, पर मैं यहाँ पे आपको दोनों बता देती हूँ। अशोक के पुत्रों का नाम है महेंद्र, कुणाल और तीवल। ये तो पुत्र थे। पुत्रियाँ थी संघमित्रा, चारुमती। ठीक है। और अगर पोते का नाम पूछा जाए तो संप्रीति और दशरथ, दो पोते थे। ठीक है। संप्रीति और दशरथ दो पोते थे, और पुत्री भी दो थी, संघमित्रा और चारुमती, और पुत्र थे महेंद्र, कुणाल और तीवल। तीन पुत्र थे। ठीक है। उसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सम्राट अशोक जो हैं सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार मौर्य वंश के दूसरे सम्राट थे। अशोक के पिता बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। यानी अशोक के जो पिता थे बिंदुसार, वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं लिखवा रही हूँ ये लोग आप लर्न कर लेना, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स में या आने वाली शिफ्टों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। अशोक के पिता बिंदुसार, और बिंदुसार के किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है। तो यहाँ से ये वाली बात को आप याद रखना। और अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, ये बात भी आपको याद रखनी है। और कब हुआ था ये? 261 BC में हुआ था। ठीक है। अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? 261 BC में। इसी के साथ चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कब किया था। ये क्वेश्चन देखो, रिपीटेड क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी सेवा के दौरान व्यापक नीति के सिद्धांत के तहत 8 रियासतों का विलय किया था। ठीक है। सबसे पहले उसने सतारा को अपने उसमें विलय किया था। यहाँ से देखो, हाँ यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सन भी दे रखा है और राज्य भी दे रखा है, क्रम संख्या दे रखी है, और यहाँ पे उसका वर्ष। तो पहला सतारा था जिसको उसने 1848 में विलय किया था। दूसरा संबलपुर था जिसको 1849 में किया था। तीसरा जैतपुर था, उसको भी 1849 में किया था। चौथा भगत था, उसको 1850 में किया था। देन उसके बाद उदयपुर था, उसको 1852 में किया था। फिर नागपुर, उसको 1854 में, झांसी को 1853 में, और अवध को 1856 में। यही आपका क्वेश्चन था, अवध को कब किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1856 में। इसी के साथ यहाँ पे तो अवध को पूछा है। आने वाली शिफ्टों में हो सकता है कि और किसी को पूछ ले, तो आप लोग लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय अवध का नवाब कौन था। यानी अवध जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला था तो उस समय अवध का नवाब कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग चाहो तो और वीडियोज़ में देख सकते हो। पिछली वाली वीडियोस में देखना, उसमें कराया है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक नदी के रास्ते में एक बांध बनाया जाता है तो नदी के पानी की ऊर्जा डैश के रूप में बदल जाती है। यानी किस रूप में बदल जाती है। तो जैसे कि आप सबको पता है, नदियों पर बांध बनाकर स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, फिर यांत्रिक ऊर्जा में, और फिर विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन कहते हैं। यानी पहले वो ऊर्जा क्या होती है? स्थित ऊर्जा होती है, फिर गतिज में बदल जाती है, देन उसके बाद यांत्रिक में, और फाइनली वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईआईटी के द्वारा सैनिकों की लोकेशन का पता लगाने के लिए किस जूते का निर्माण किया गया है। आईआईटी आप लोग जानते होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके द्वारा जो है किस जूते का निर्माण किया गया। तो आईआईटी इंदौर ने फौजियों के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के खास जूते तैयार किए हैं। इन जूतों को पहनकर चलने से न केवल बिजली बन सकती है, बल्कि रियल टाइम में सैन्य कर्मियों की लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से खास जूते का निर्माण किया है। इसमें मेरे ख्याल से कोई एग्जैक्ट नेम नहीं दे रखा जूते का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विभाग को 2.33 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यानी किस विभाग को इतने रुपए का आवंटन किया गया है केंद्रीय बजट के दौरान। तो इसका करेक्ट आंसर है गृह मंत्रालय को मिले हैं, जिसमें अधिकांश राशियाँ केंद्रीय पुलिस बलों को दी गई हैं। ठीक है। किसमें को मिले? गृह मंत्रालय को मिले हैं। 2025-26 के द्वारा 2.33 लाख करोड़ का
आवंटन रुपए, ठीक है, आवंटन किया गया है इतने रुपयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, दिसंबर 2024 तक भारत के रक्षा राज्य मंत्री कौन थे? यानी रक्षा राज्य मंत्री कौन थे 2024 तक? तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 2024 तक रक्षा राज्य मंत्री थे श्री संजय सेठ। ये 11 जून 2024 तक को रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया है, 11 जून 2024 को, ठीक है, करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, संविधान के किस अनुच्छेद में गौ वध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्व का एक भाग है? यानी कि गौ हत्या की बात की गई है किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 48 में बोला गया है कि हम गाय या किसी भी दुधारू पशु का वध करने का जो निषेध जो है ये आर्टिकल 48 में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन शामिल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आई थी। इसमें 18 कार्य शामिल हैं जो पूरे देश में नगर पालिकाओं की शक्ति का, देखिए 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से है, 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से, क्योंकि 10वीं अनुसूची भी बहुत पूछी जाती है, तो वो दल बदल अधिनियम से है, ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान रखना। 10वीं सूची दल बदल अधिनियम से, 12वीं सूची नगर पालिकाओं के वर्णन से। और आपको पता है संविधान में कितनी अनुसूची है, तो आप लोग मुझे अभी कमेंट करना कि संविधान में कितनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, महाबलेश्वर के मंदिर किस शासक ने बनवाए थे? यानी महाबलेश्वर के जो मंदिर हैं किस शासक के द्वारा बनवाए गए हैं वो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचगंगा मंदिर। पंचगंगा मंदिर जो आज महाबलेश्वर मंदिर की परिसर का हिस्सा है, का निर्माण 13वीं शताब्दी में यादव राजा सिंघम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यादव राजा सिंघम के द्वारा किया गया था। जबकि महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में मौर्य वंश के चंदा राव द्वारा किया गया था। देखिए जो महाबलेश्वर मंदिर की परिसर का हिस्सा है यानी पंचगंगा मंदिर, उसका निर्माण तो राजा सिंघम द्वारा हुआ है और बाद बाकी महाबलेश्वर का चंदा राव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो देखिए ये क्वेश्चन तो आप खुद अगर सारी वीडियोस का एनालिसिस देख रहे हो तो आपको खुद पता होगा कि मैं कितनी बार रिपीट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, मेरे ख्याल से 8 से 9वीं बार। तो शिक्षा का अधिकार आपको पता है 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में किया गया है। इसके तहत क्या गया है, 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों की जो शिक्षा है उसको अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया और ये अनुच्छेद 21A को संविधान में शामिल किया गया, यानी आर्टिकल 21A को शामिल किया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में। किससे रिलेटेड है ये? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के रूप में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A जैसे सन 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का जो माता पिता या अभिभावक है, यह मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी अनिवार्य रूप से शिक्षा है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है, अगर उसका माता पिता या संरक्षक या पालक कोई भी है तो, ठीक है, इसको आप याद रखना। 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों की जो शिक्षा है, देखिए इतना ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि आप खुद देख रहे हो कितनी बार रिपीट हो गया है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन में किस प्रकार के वन हैं? सुंदरवन में किस प्रकार के वन हैं? तो सुंदरवन में ज्वारीय या तटीय मैंग्रोव वन है। कैसे? ज्वारीय या तटीय या फिर मैंग्रोव वन है सुंदरवन में, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनपुरा में कितने तार होते हैं? यानी ये एक वाद्य यंत्र है तनपुरा। तनपुरा में कितने तार होते हैं? तो इसमें 4 तार होते हैं और ये तत्वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? भारतीय तत्वाद्य यंत्र है तनपुरा और इसमें 4 तार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी कोच को। तो आप सबको पता होगा कोच के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। जो खेलों में हमारे कोच होते हैं उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है उनको, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना इस बात को, ये कोचों को मिलता है, खिलाड़ियों को नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसाइट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्त में थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स का मुख्य काम में जो है वो रक्त का थक्का जमाना होता है। ये रक्त वाहिकाओं में चोट लगने पर क्षति को ठीक करते हैं और रक्त की हानि को रोकते हैं। यानी जब हमारे खून बहने लग जाता है तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है ना, उसमें कुछ थक्का सा जम जाता है, तो वो थ्रोम्बोसाइट्स के कारण होता है। इनका मुख्य कार्य होता है हमारे रक्त का, ब्लड का यानी थक्का बनाना, और जिसको थक्का नहीं बनता उसको एक बीमारी होती है जिसका नाम एनीमिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम है, हिमालय की सबसे भारी पर्वतमाला कौन सी है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमालय की सबसे भारी पर्वतमाला है शिवालिक, ठीक है। इसे भारी हिमालय भी कहा जाता है। ये विशाल मैदानों और लघु मैदानों के बीच, विशाल मैदानों और लघु हिमालय के बीच स्थित है, ठीक है। शिवालिक हिमालय की सबसे भारी पर्वतमाला। इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सिस बैंक ने 2024 के लास्ट क्वार्टर में कितना प्रतिशत ग्रोथ की है? तो एक्सिस बैंक ने 2024 के लास्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ की है, देखिए दिसंबर 2024 में खत्म हुई तिमाही में एक्सिस बैंक
का नेट प्रॉफिट 3.8% बढ़ा है। इस तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ जो है 6304 करोड़ रुपए रहा था, या पिछले माह की इसी तिमाही के 6071 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी शुद्ध लाभ जो है 6304 रुपये करोड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखो, मंदिर और उनके निर्माणकर्ता जरूर याद करके जाना, क्योंकि आप देख रहे हो एक ही शिफ्ट में 2 से 3 पूछ ले जाते हैं। तो तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा यानी राजराज चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यह मंदिर 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच बना है। इसे राजराजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है, या तो बृहदेश्वरम मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर दोनों में से कोई भी नाम आए तो निर्माण किसने करवाया है? राज राजा चोल प्रथम ने। ठीक है, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। तो इसीलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी के साथ। तो आप लोग याद रखना, बृहदेश्वर मंदिर और राजराजेश्वरम, बृहदेश्वर और राजराजेश्वर दोनों एक ही मंदिर के अलग अलग नाम है। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काव्य में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो हड़प्पा में पाए गए मिट्टी के बर्तनों में हल्के लाल या भूरे रंग के हैं, मतलब हल्के लाल या भूरे रंग के, हम लोग हल्के लाल या भूरे रंग के कह सकते हैं कि मतलब आप बस इसी को याद रखो, हल्के लाल या भूरे रंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमडीजी लक्ष्य शुरू कब हुआ? एमडीजी यानी द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये कब शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमडीजी गोल्स यानी द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की स्टार्टिंग जो हुई है, थोड़ा सा कहना पड़ेगा, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एमडीजी एक संयुक्त राष्ट्रीय पहल है जिसकी शुरुआत सन 2000 में हुई है। ठीक है, कब हुई है? 2000 में। इसका उद्देश्य 2015 तक 8 लक्ष्यों को प्राप्त करना है, मतलब अब ये लक्ष्य दे रखे हैं, इसके 8 आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, जैसे कि सतत विकास, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। 2015 में इसे सतत विकास लक्ष्यों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।